सर्वप्रथम जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। उसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध के बाद में दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध होता है, जो कि दुनिया का दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक होता है? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 के मध्य होता है। उसके बाद जैसे द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है, दुनिया दो गुटों में विभाजित हो जाती है। वो दो गुट कौन कौन से थे? एक तो सोवियत संघ रूस और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका था। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस के मध्य युद्ध हो रहा था। शीत युद्ध को कोल्ड वॉर भी कहा जाता है। ये एक ऐसा युद्ध होता था जिसमें वास्तविक धरातल पर लड़ाई नहीं होती थी, जबकि वैचारिक लड़ाई होती थी, यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला युद्ध था। इस युद्ध के बदौलत इन दोनों देशों ने कभी आपस में आकर लड़ाइयाँ नहीं की, जबकि जो गरीब देश थे, जो अल्प विकसित देश थे, जो विकासशील देश थे, उनके ऊपर प्रतिक्रियाएं हुई तेजी से। उन्होंने इन दोनों देशों के या इन दोनों विचारधाराओं के, जो कि एक साम्यवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहे था रूस, और जो पूंजीवादी विचारधारा था उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? अमेरिका कर रहा था। इन दोनों विचारधाराओं के मध्य पूरी तरीके से विश्व दो भागों में बढ़ चुका था। इसी प्रकार से पूरा विश्व दो ध्रुवीयता की स्थिति में आ चुका था। अब जो अपना जो चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत, ये तो उसकी बेसिक जानकारी हो गई, लेकिन इसमें से अपन को पास्टली रिवीजन के आधार पर क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। जैसे कि इसमें एक चीज़ आती है बर्लिन की दीवार। अगर क्वेश्चन आए कि बर्लिन की दीवार के बारे में विस्तार से समझाइए, तो पास्टली रिवीजन के तौर पर अपन को यह याद रखना है कि ये एक तो कब बनी थी? 1961 में बनी थी ये दीवार, और इसकी जो लंबाई थी वो कितनी थी? 150 किलोमीटर लंबी थी, और ये 28 वर्षों तक खड़ी रही थी ये दीवार। और जबकि ये जो दीवार थी ये दो विचारधाराओं का प्रतीक थी दुनिया के सामने, एक तो पूंजीवादी दुनिया और एक साम्यवादी दुनिया। इन दोनों विचारधाराओं के मध्य इसका प्रतीक मानी जाती है जो बर्लिन की दीवार होती है। 1961 में बनी, 150 किलोमीटर लंबी है, 28 वर्षों तक खड़ी रही थी, और इसे आम जनता के द्वारा 9 नवंबर 1989 को गिरा दिया गया था। बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको, और ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अगला अपन अगर देखने जाते हैं तो जो इस पूरी चैप्टर में अपन को जो महत्वपूर्ण है, जो अध्याय मतलब जो देश लगता है अपन को, वो है सोवियत रूस। तो सोवियत रूस की वहाँ की स्थिति किस प्रकार की थी, वहाँ की सोवियत प्रणाली किस प्रकार की थी, उसकी मुख्य विशेषता क्या क्या थी, उसके बारे में जानने के लिए अपन वहाँ की मुख्य विशेषताओं को अध्ययन करना पड़ेगा उसका। तो वहाँ की मुख्य विशेषताओं के महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या थे वो देख लेते अपन। एक तो वहाँ की सोवियत प्रणाली की जो सोवियत प्रणाली जो विकसित हुई थी वो किसके विरोध में हुई थी? पूंजीवाद व्यवस्था के विरोध में थी, क्योंकि अमेरिका पूंजीवाद का समर्थन करता था, जबकि सोवियत संघ जो रूस था वह सोवियत प्रणाली का समर्थन करता था और समाजवाद के जो आदर्श थे उनको लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किया करता था वो। और सोवियत प्रणाली में क्या थी? एक नियोजित अर्थव्यवस्था थी, एक नियोजित तरीके से अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, और वहाँ एक ही पार्टी का दबदबा था पूरे सोवियत रूस में, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, एक ही सिंगल पार्टी थी वहाँ पर। उसके बाद वहाँ की विकसित अर्थव्यवस्था थी पूरी तरीके से, संचार की प्रणाली बेहतर होती थी। उसके बाद वहाँ के ऊर्जा संसाधन बेहतर थे, वहाँ खनिज तेल होते थे, लोहा इस्पात वगैरह आसानी से मिल जाते थे, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आवागमन के साधनों की बेहतर व्यवस्था थी, उन्नत उपभोक्ता थे, या यूँ कह सकते हैं अपन कि पिन से लेकर कार तक का भी निर्माण सोवियत रूस में होता था। ये सोवियत प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता मान सकते हैं अपन। वहाँ का जो न्यूनतम जीवन स्तर था उनकी भी सुविधा वहाँ को दे, मतलब वहाँ पर थी, न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा थी बेहतर तरीके से। बेरोजगारी न के बराबर थी, बिल्कुल भी बेरोजगारी नहीं थी वहाँ। स्वास्थ्य सुविधा बेहतर थी, शिक्षा की स्थिति अच्छी थी। उसके बाद मिल्कियत का एक प्रमुख रूप से राज्य का स्वामित्व होना, ये उसकी विशेषता के अंतर्गत आता है। जितने भी उत्पादक थे उन पर राज्यों का स्वामित्व होता था। जैसे इन प्रकार अपन ने जो दो विचारधारा थी, जिसमें तो एक तो साम्यवादी रूस है और दूसरी पूंजीवादी अमेरिका है। अभी ये जो विचारधारा होती है इनको सामान्यतः अर्थ में अपन समझ लेते हैं कि जो सोवियत संघ की जो विचारधारा थी उसमें निजी क्षेत्र को महत्व नहीं दिया जाता, सार्वजनिक क्षेत्र को महत्व दिया जाता है। और जो सार्वजनिक जो क्षेत्र होता है उसमें राज्य का स्वामित्व होता है, यानी कि उत्पादनों के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ठीक इसके विपरीत होता है, उसमें बाजार की व्यवस्था पर पूरी तरीके से निजी स्वामित्व होता है। तो यहाँ पर अपने जो सोवियत प्रणाली की जो विशेषता थी उसको देख लिया है। अब जो स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल से क्या अभिप्राय होता है। तो स्वतंत्र
राष्ट्रकुलों का, जो राष्ट्रकुल है स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, उससे क्या अभिप्राय हो सकता है। तो एक सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था 1991 में हो जाता है। उसी के बाद दुनिया इस शीत युद्ध से बाहर निकल जाते हैं, जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है 1991 में, और 15 स्वतंत्र देशों का उदय हो जाता है। इन देशों ने मिलकर एक संगठन का निर्माण किया था, जिसे क्या कहा जाता है, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल कहा जाता है। इसकी जो सदस्यता थी वह स्वैच्छिक थी, मतलब अपनी इच्छा पर निर्भर थी। ये जो सदस्य थे, देशों के बीच जो व्यापार था वो श्रम को बढ़ाने का कार्य करता था। मतलब दूसरी दुनिया से क्या अभिप्राय। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के जो देश थे वो सोवियत संघ में शामिल हो गए थे। इन सभी देशों की जो राजनीतिक साम्यवादी व्यवस्था की तर्ज पर डाला गया था, यही दूसरी दुनिया कहलाती। बात यहाँ तक कि कह सकते हैं अपन की जो सोवियत संघ रूस था, उसकी जो विचारधारा थी साम्यवादी विचारधारा, उसी को क्या कहा जा सकता है, अपन दूसरी दुनिया कहा जा सकते हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि सोवियत प्रणाली की जैसे विशेषता देखी, उसी प्रकार से कुछ कमियां भी रही होगी। वो कमियां किस प्रकार की थी कि वहाँ के जो नागरिक थे, उनकी जो राजनीतिक आकांक्षाएं थी, जैसे कि लोकतंत्र में होनी चाहिए, उनकी जो आकांक्षाएं थी वो पूरा नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वहाँ पर एक ही पार्टी का दबदबा था, और उसी पार्टी के अंतर्गत वहाँ की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता था। सोवियत प्रणाली पर एक तो नौकरशाही का शिकंजा था, वहाँ के जो अधिकारी गण थे उनका ही शिकंजा रहता था उस पूरी व्यवस्था में। कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश था वहाँ पर, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसी का ही अंकुश था मात्र सोवियत प्रणाली। तो ये इसका भी नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। उसके बाद में संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियार बनाने में किया जा रहा था। जितने भी संसाधन थे उनका अधिकतम जो प्रयोग था वो परमाणु हथियार बनाने में किया जा रहा था। प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी और बुनियादी के ढांचे में जो पश्चिमी देश थे, जैसे कि अमेरिका वगैरह, उसके मुकाबले बहुत पीछे रह गए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट स्थिति यह आती है कि जो सोवियत प्रणाली में जितने 15 देश शामिल थे, उनमें से सबसे प्रमुख जो प्रमुखता बनी हुई थी वो रूस की थी। उस रूस की प्रमुखता के बदौलत ये मान सकते हैं कि अन्य जो देश थे वो एक तरीके से उनके रूस के मुकाबले बराबर नहीं थे, इसलिए वहाँ रूस का ही वर्चस्व था। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट मान सकते हैं अपन। गोरबाचेव के द्वारा किए गए सुधारों का वहाँ के लोगों ने विरोध किया। मतलब जो सुधार हुए थे, गोरबाचेव के द्वारा सुधार किए गए थे, इसकी स्थिति की वजह से ही वहाँ के लोग लोकतंत्र की भावना को समझने लगे। और एक तरीके से ये सोवियत प्रणाली की एक तरीके से अपन कहते हैं सोवियत संघ के विघटन की आधारशिला यहाँ पर रख चुकी थी। अर्थव्यवस्था का गतिरोध और उपभोक्ता उपभोक्ता वस्तुओं की कमी आ चुकी थी। यहाँ पर राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार होने लग गया था। लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना होने लग गई थी। संप्रभुता किसे कहा जाता है, जब कोई देश अपने आंतरिक मामलों और बाह्य मामलों में अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो तो संप्रभुता होती है। इस तरीके की भावना वहाँ के लोगों के अंदर आने लग गई थी। सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना, जो सोवियत प्रणाली थी उसी का सत्तावादी होना एक प्रमुख एक तरीके से अपन सोवियत संघ के विघटन के लिए जो नकारात्मक प्रणाली मान सकते हैं अपन इसको। पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होना। पार्टियां जनता के प्रति जवाबदेही कहाँ होती हैं, जहाँ पर लोकतंत्र की शासन व्यवस्था होती है। जबकि सोवियत संघ रूस में एक ही पार्टी का वर्चस्व था, कम्युनिस्ट पार्टी का, इसलिए वो जनता के प्रति जवाबदेही नहीं थी। ये इसका नकारात्मक पॉइंट मान सकते हैं अपन। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न एक और भी बन सकता है यहाँ पर कि सोवियत संघ का जैसे विघटन हुआ, आखिरकार उसका परिणाम क्या हुआ। तो एक तो 1991 को जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो शीत युद्ध की पूरी तरीके से समाप्ति हो जाती है। हथियारों की जो होड़ लगी हुई थी वो समाप्त हो जाती है। दो विचारधारा थी, पूंजीवादी और साम्यवादी, उन विचारधाराओं की लड़ाई का अंत हो जाता है। और एक ध्रुवीय विश्व यानी कि अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश उभर कर दुनिया के सामने आता है। तो ये एक तरीके से सोवियत संघ के विघटन के बाद ही स्थिति हुई। एक तो सोवियत संघ का टूट जाना, नए देश थे जो उत्तराधिकारी बन गए थे, उनका उदय हो गया था। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन चुका था। विश्व राजनीतिक में शक्ति परिवर्तन हो गया था। अब जो समाजवादी विचारधारा थी ना, उस पर प्रशंसन लग गया था कि वह सोवियत संघ जो प्रणाली थी वहां पर सफल नहीं हो पाई, इसलिए उन पर प्रशंसन लग गया था। अब आपके एक इम्पोर्टेंट ये भी बनता है कि शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय। शॉक थेरेपी का एकदम शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। यानी कि ये एक तरीके से जो मिखाइल गोर्बाचेव था उसके बाद उसने के द्वारा अपनाई गई थी, और ये विश्व बैंक वगैरह की विचारधारा पर आधारित थी, उनके सिद्धांतों पर आधारित थी। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। जो साम्यवादी के पतन के बाद, जो समाजवाद था उसके पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो निर्देशित मॉडल अपनाया गया ना, इसी को इसी को शॉक थेरेपी कहा जाता है। इसमें सोवियत प्रणाली को छोड़कर पूंजीवाद को अपनाया गया था, यही शॉक थेरेपी।
अब जो शॉक थेरेपी है ना, उसकी विशेषता क्या क्या हो सकती है? एक तो मिल्कियत का प्रमुख रूप से निजी स्वामित्व हो गया था। राज्य की संपदा है ना, उसका सारे का निजीकरण कर दिया गया था। सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म को सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म को बढ़ावा दिया गया। मुक्त व्यापार की स्थिति को अपनाया गया। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनता को बढ़ावा दिया गया। पश्चिमी देशों को आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव जुड़ाव किया गया। उसके बाद पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। तो ये जो शौक थेरेपी अपनाए थे ना, इसी के भी परिणाम बहुत अर्थव्यवस्था थे, उच्च आश्चर्यजनक परिवर्तन को भी अपन औद्योगिक ढांचा चरमोटा उठा था और 90% जो उद्योग थे वो निजी कंपनियों को बेच दिए गए थे। महत्वपूर्ण जितने भी उद्योग थे वो कम यानी कि उन्हें दामों में बेचे गए थे। ये जो इसकी सोवियत संघ रूस की जो स्थिति थी, इसी को सुधार करने के लिए शॉक थेरेपी अपनाई गई थी। शॉक थेरेपी में जितने बड़े बड़े उद्योग थे वो बहुत कम दामों पर बेचे गए और इसे ही इतिहास की सबसे बड़ी गैरराज की सेल कहा जाता है। इस कारण से रूस की जो मुद्रा थी रूबल, उसमें गिरावट आती है, महंगाई बढ़ती है तेजी से, खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता है, सरकारी रियासतें समाप्त कर दी जाती है और अमेरिका और गरीब देशों में तीखा विभाजन हो जाता है। इस चैप्टर में अपन ने सामान्य से बात प्रथम विश्व युद्ध के बारे में याद रखना है, थोड़ा द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध जैसे समाप्त होता है तो शीत युद्ध प्रारंभ हो जाता है। शीत युद्ध दो महाशक्तियों के मध्य होता है। एक तो होता है साम्यवादी रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य, जो कि पूंजीवाद का समर्थन करता था, और एक साम्यवादी किसका समर्थन करता था? रूस, यानी कि वो देश था सबसे बड़ा उनमें। लेकिन ये जो शीत युद्ध था वो कब समाप्त होता है? जब रूस का विभाजन हो जाता है। जब रूस का विभाजन हो जाता है 1991 में 15 देशों के साथ। इसी के साथ एक तो दो विचारधारा जो चल रही थी पूरे विश्व में, इन पर प्रतिस्पर्धा मची हुई थी। रूस और अमेरिका, इनके मध्य चलने वाले विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। और इसको अच्छे से आप याद करोगे। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आए तो आप इसको दोबारा देखिए और उसके बाद में अपने नोट्सों को पढ़िए। उसके बाद में प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। आपको ये चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अपने इसी तरीके से अपनी पूरी पॉलिटिकल और हिस्ट्री की क्लास को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।